everyone. Today we are going to study lesson number 2, periodic classification of elements. सबसे पहले ये लेसन के नाम में एक्चुअली क्या है वो देखते हैं. ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक? पीरियोडिक का मतलब है कि एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद में, जैसे कि अपना 1 से 12 का क्लॉक रहता है और वापस वो 1 से 12 हो जाता है, दैट इज पीरियोडिक. 12 आवर्स से अपना टाइमिंग चेंज होकर वापस सेम टाइम शुरू होता है. या संडे टू सैटरडे, am I right? संडे टू सैटरडे खत्म होकर वापस संडे आता है, इसके बीच में ड्यूरेशन 7 डेज का है. दैट इज पर्टिकुलरली स्पेसिफिक इंटरवल, इक्वल इंटरवल को पीरियोडिक कहा जाता है. समझ में आ रहा है व्हाट इज पीरियोडिक? पीरियोडिक मतलब एक इंटरवल के बाद में स्पेसिफिकली वही शुरू होना, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक. रिपीटेशन ऑफ द थिंग आफ्टर सेम इंटरवल इज कॉल्ड एज पीरियोडिक. एक सिमिलर इंटरवल के बाद में रिपीटेशन होता है, उसको पीरियोडिक कहा जाता है. क्लासिफिकेशन मतलब क्या? सिमिलर चीज़ों को अलग अलग इसमें क्लासिफाई करना, मतलब उसका वर्गीकरण करना, उसको डिस्टिंग्विश करना, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन. एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स मतलब एक ही टाइप के एटम्स जिसमें होते हैं उसको एलिमेंट्स कहा जाता है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेसन. सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स और उसका क्लासिफिकेशन इस लेसन में पढ़ेंगे. उसके बाद में हम लोग डॉब्रेनियस ट्रायड्स पढ़ेंगे. उसके बाद में हम लोग न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ेंगे. फिर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और उसके बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो हम लोग देखते हैं कि इस लेसन में हम लोग कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं. सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. सेकेंड, डॉब्रेनियर्स ट्रायड्स. उसके बाद में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. उसके बाद में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और लास्टली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सबसे पहले लेट मी टेल यू द समरी ऑफ द लेसन. इस लेसन में हम लोग ये 5 पॉइंट्स को क्यों कवर करने वाले और कैसे कवर करने वाले. लेट अस सी द समरी ऑफ दिस लेसन. ओके, सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों करना चाहते हैं. पुराने ज़माने में 1800 में एलिमेंट्स बहुत कम डिस्कवर हुए थे, बहुत कम एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, इसके लिए उसको क्लासिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी. बट धीरे 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 कर नेचर में और एलिमेंट्स ऐड होते गए. क्या होते गए? ऐड होते गए. जैसे जैसे एलिमेंट्स ऐड होते गए, हर एक की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती गई और फिर उन सब एलिमेंट्स को ध्यान में रखना इजी नहीं था. तो उस एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक टेबल में बनाना ज़रूरी था. जैसे कि अभी हम लोग किराने की दुकान में जाते, ग्रोसरी के शॉप में जाते. ग्रोसरी के शॉप में जाने के बाद में हम लोग अगर ग्रोसरी वाले को बोलते हैं कि हम लोगों को चना दो या हम लोगों को चवली दो, तो वो क्या करेगा? वो अपने पल्सेस के सेक्शन में जाएगा. दैट इज ही हैज क्लासिफाइड इट. उसने पल्सेस को अलग तरीके से क्लासिफाई करके एक जगह पे रखा है. उसने चावल, चवली वो सब एक करके रखा है क्या?
सीरियल्स को पल्सेस को मिक्स करके रखा है क्या? चॉकलेट्स को बिस्किट्स को मिक्स करके रखा है क्या? नहीं। उसने क्या किया, जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उस सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले पल्सेस को एक साथ रखा, सीरियल्स को जैसे कि दालों को एक साथ रखा, चॉकलेट्स को एक बर्नियों में भर के रखा, बिस्किट्स को एक रैक में रखा। इसके लिए उसको एकदम इजी हो गया कि बिस्किट मांगा बिस्किट निकाल के दो, चॉकलेट मांगा चॉकलेट निकाल के दो। सिमिलरली लाइब्रेरी में अगर तुम लोग जाते हो, लाइब्रेरियन को बोलते हो कि सर मुझे हिस्टोरिक बुक्स चाहिए या मुझे अच्छे वाले नॉवेल्स चाहिए जो कि मिस्टीरियस नॉवेल है, रहस्यमय कथा पढ़ने वाले नॉवेल चाहिए। जब भी तुम जाकर उसको बोलते हो तो वो ढूंढते रहेगा क्या? हजारों बुक्स रहती है उसके लाइब्रेरी में। तो उसने क्या किया है, उसने अपने बुक्स को पूरी तरह से क्लासिफाई करके अलग अलग खाने में, एक खाने में हिस्टोरिक, एक खाने में मिस्टीरियस, एक खाने में एडवेंचरस, एक खाने में मॉरल स्टोरीज या फैबल स्टोरीज, ऐसे अलग अलग खाने में उसने अलग अलग तरीके के बुक्स जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उसको एक साथ रखा है। बस इसी को अपने को इस लेसन में पढ़ना है। समझ में आ रहा है? इसके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्यों जरूरी हुआ ये हम लोगों को समझना है। तो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जरूरी हुआ तो आ जाएंगे साइंटिस्ट या केमिस्ट। क्लासिफाई करेगा कौन, इसको ढूंढेगा कौन, इसका एक यूनिवर्सल लॉ बनाएगा कौन? तो बनाएगा कौन? साइंटिस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहला आया अपना डॉब्रेनियस। डॉब्रेनियस नाम के साइंटिस्ट ने उसका खुद का एक लॉ ट्रायड्स बनाया। वो क्या है वो हम लोग आगे चलकर देखेंगे। बट दूसरा अगर साइंटिस्ट आया मतलब ये फेल हो गया, ये फेल हो गया अपने लॉ में। इसने जो लॉ बनाया था वो सभी एलिमेंट्स के लिए काफ़ी नहीं था। कुछ एलिमेंट्स उस लॉ को फॉलो कर पाते थे और कुछ एलिमेंट्स उस लॉ को फॉलो नहीं कर पाते थे। इसके लिए डॉब्रेनियस के डीमेरिट्स आ गए। डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस, गलतियां हो गई उससे कुछ। इसके लिए उसको आगे कंटिन्यू किया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड ने किया। ये न्यूलैंड जो केमिस्ट था इसने उसको आगे कंटिन्यू किया। न्यूलैंड ने जब भी ये एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया तभी 56 नोन एलिमेंट्स थे। तो न्यूलैंड ने जो क्लासिफिकेशन बनाया उसका भी टेबल प्रॉपर नहीं था। कुछ हद तक उसका लॉ फॉलो हो रहा था बट उसके बाद में उसका लॉ फेल हो गया। इसके लिए आगे आ गया मेंडेलीव्स। मेंडेलीव्स ने बहुत अच्छी तरीके से सबके स्टडी किए। डॉब्रेनियन ने क्या गलती की, न्यूलैंड्स ने क्या गलती की और खुद ने उसने अलग सा टेबल बनाया। जो गलतियां न्यूलैंड्स की थी वो यहाँ पे मेरिट्स बन जाते हैं। जो मिस्टेक डॉब्रेनियस की थी वो यहाँ पे न्यूलैंड के मेरिट्स बन गए। न्यूलैंड की गलतियां मेंडेलीव्स के मेरिट बन गए। तो मेंडेलीव ने क्या किया, न्यूलैंड ने जो गलतियां की थी वो खुद गलतियां नहीं करना चाहता था। इसके लिए उसने एक अलग तरीके से टेबल बनाया। 63 एलिमेंट्स को उसने भी क्लासिफाई किया बट उसके टेबल में, उसके टेबुलर फॉर्म में भी 3-4 गलतियां आ गई। इसके लिए वो भी फेल हो गया। और लास्टली ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉसले नाम के एक केमिस्ट ने बनाया। एंड दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज क्लासिफाइड 118 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स क्लासिफाई किए? 118 एलिमेंट्स बिना किसी गलती के। और ये जो टेबल था वो यूनिवर्सली सब जगह पे एक्सेप्टेबल था। अब ये क्या मिस्ट्री है, इसमें ऐसा क्या रहस्य है कि ये तीनों के तीनों फेल हो गए और इस मॉसले ने बाजी मार ली? तो इसने ऐसा क्या किया ये हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। ये तीनों ने सिर्फ एक चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने नहीं सोचा। देखो बच्चों, तुम लोग भी कभी कभी क्या करते हो, कुछ भी करते समय सिर्फ जो सामने है उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हो, उसी के ऊपर सोचते हो। कोई पजल दिया होगा तो सिर्फ तुम लोग एक ही तरीके से सोचते हो बट कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बहुत जरूरी होता है। और वो चीज मॉसले ने की, वो चीज मॉसले ने की। ये बात सबको समझ में आई है? सबको ये समझा है कि हम लोगों को इस लेसन में क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है? कि मॉसले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया वो क्यों
और कैसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो गया, उसके पीरियोडिक टेबल में एक भी गलती नहीं थी। देखो साइंटिस्ट जो भी डिस्कवरी करता है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना जरूरी है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मतलब क्या, यहां से लेकर कहीं पे भी लेकर जाओ वो लॉ सेम रहेगा। सो दैट लॉ इज कॉल्ड एज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। पूरे यूनिवर्स में वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यहाँ का एलिमेंट और यूनिवर्स में का दूसरी जगह के एलिमेंट्स चेंज नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? लॉज देखो, अपना पढ़ाई जो है सीबीएसई लेवल, स्टेट लेवल, आईसीएसई लेवल, ये लेवल्स है, बट इसके अंदर का जो कंटेंट है, उस कंटेंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, वो वही की वही रहते। दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल। जैसे कि सोडियम को हम लोग Na बोलते हैं, तो वो Na सब जगह पे ऑल ओवर यूनिवर्स में Na ही होगा, उसका फॉर्मूला वो चेंज नहीं होने वाला है। दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। ये लेसन शुरू करने से पहले मुझे तुम लोगों को दो चीजें सबसे पहले क्लियर करनी है जो तुम लोगों के 9th स्टैंडर्ड में थी। वो क्या चीज है? लेट अस सी। आई एम रबिंग दिस नाउ। नाउ सबसे पहले मुझे तुम लोगों को इस लेसन के शुरू करने से पहले एक 9th का फ्लैशबैक बताना है। 9th का फ्लैशबैक में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज एटम। एटम बॉम्ब का एटम नहीं, एटम। ये एटम क्या होता है, ये एटम में एक्चुअली क्या होता है, तो हम लोगों ने देखा था कि एटम में होते हैं न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। तो एक्चुअली एटम कैसे होता है, लेट अस सी। सबसे पहले एक बीच में जो राउंड है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। देखो ये चीज जो है ना, ये बहुत बेसिक चीज है। ये समझा तो केमिस्ट्री समझा, ये अगर नहीं समझा तो केमिस्ट्री नहीं समझा। समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री पूरी तरह से एटम के ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे छोटा पार्टिकल जो है किसी भी चीज का दैट इज एटम। तो सबसे पहले हम लोग एटम को ही समझते हैं क्या है। एटम का जो बीच का पार्ट है उसको कहा जाता है न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। पी माने प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। एन मतलब न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स मतलब नो चार्ज पार्टिकल, जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो लेट मी राइट इट इनसाइड पी प्लस एन। ठीक है? उसके बाद में आता है जो बाजू का पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं शेल या ऑर्बिट। इसको क्या कहते हैं हम लोग? शेल या ऑर्बिट। देखो बच्चों, ये अगर तुम लोगों ने बीएससी लेवल तक पढ़ना है तो केमिस्ट्री में ये बेसिक थिंग बहुत जरूरी है। ये शेल है या ऑर्बिट है। ऑर्बिट कितने भी हो सकते हैं, आई ड्रॉ 3 हियर। इसको कहा जाता है ऑर्बिट। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब न्यूक्लियस को छोड़ के जो बाजू का पार्ट है उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है? इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सो एटम इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इज इट क्लियर? न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज ई। ई मतलब इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है सबको? ये जो अदर देन न्यूक्लियस है उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट।
इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, वो न्यूक्लियस में नहीं होते। इज इट क्लियर? ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को तीनों को मिलाकर कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो वी आर रेडी फॉर इट। व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट आर एटॉमिक पार्टिकल्स? न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये ध्यान में रखो स्टूडेंट्स। देखो 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड का 20% सिलेबस आता है, इसके लिए हर एक चैप्टर के पहले जो तुम लोगों को 9th का इंपॉर्टेंट है वो कहना जरूरी है, और ये अगर समझ गए तो ये लेसन एकदम इजीली समझ जाएगा। समझ में आ रहा है? नाउ इतना सबको समझ में आया? सो दिस इज एन एटम। ये एक एटम है जिसमें 3 ऑर्बिट्स है। अभी तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैडम ने पहले ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स निकाले, फिर दूसरे ऑर्बिट में मैडम ने 8 ही निकाले, बाहर के ऑर्बिट में अभी तक मैंने इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाले। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिट्स है, ये ऑर्बिट्स की एक कैपेसिटी होती है। छोटे बच्चों की कैपेसिटी खाना खाने की कम होती है, थोड़े बड़े होने के बाद में वो बढ़ जाती है, फिर बड़े होने के बाद में बढ़ जाती है। उसी तरह ये ऑर्बिट का नंबर जैसे बढ़ते जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की कैपेसिटी बढ़ते जाएगी। जैसे कि ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जिसको हम लोग के शेल के नाम से पहचानते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जिसको हम लोग एल शेल के नाम से पहचानते हैं। थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जिसको हम लोग एम नाम से पहचानते हैं। फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जिसको हम लोग एन नाम से पहचानते हैं, और सो ऑन। अभी तुम लोग सोच रहे होंगे मैडम को इतना बाय हार्ट कैसे? उसके लिए एक फॉर्मूला है। ये इलेक्ट्रॉन्स को कैसे है, या फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही क्यों है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 ही क्यों है, ये पहचानने के लिए अपने पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको कहा जाता है 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, वेयर n इज कॉल्ड एज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। अभी देखो फर्स्ट ऑर्बिट 2 × 1², n मतलब 1², 2 × 1 is equal to 2. Clear? Second 2 × 2², that is 2 × 4, 8, आगे आंसर 8. थर्ड ऑर्बिट 2 × 3², that is 2 × 9, आ गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद में 2 × 4², that is 2 × 16, आगे 32। इस तरह से अगर तुम लोग हर एक ऑर्बिट जो है 118 इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स वाले ऑर्बिट अगर तुम लोग बनाते गए तो ये फॉर्मूला उसमें फिट होता है। सिर्फ हम लोगों को हमेशा चाहिए कि बाहर के ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन, बाहर के ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है, वो तुम लोग आगे पढ़ने वाले हो। इतना सबको समझ में आया व्हाट इज एन एटम? समझ में आया सबको? अभी इस चीज से मुझे तुम लोगों को एक बात समझानी थी कि ये सब समझने के बाद में मुझे तुमको समझाना है ये एटम में एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर पहचानना होता है। ये भी तुम लोगों को 9th स्टैंडर्ड में हुआ है, बट फिर भी तुम लोगों को आज अगर कंफ्यूजन है तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। शैल आई रब दिस नाउ? इसको इसी तरीके से तुम लोग लिख के ले लो, इट विल बी वेरी इजी टू ग्रास्प फॉर यू। नाउ लेट मी टेल यू एटम का मास जो हमेशा होता है वो न्यूक्लियस में होता है।
एटम का मास जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है। वो किसने डिस्कवर किया था? रुदरफर्ड ने डिस्कवर किया था। लास्ट ईयर रुदरफर्ड का मॉडल हम लोग ने पढ़ा था, उसके ऑब्जर्वेशंस पढ़े थे, उसका कंक्लूजन पढ़ा था कि उसके जो रेस थे वो बीच में से जाकर वापस आ रहे थे, क्योंकि वहां पे ऑब्स्टेकल था, मतलब बीच में मास है, बाकी के बाजू से रेस आर पार जा रहे थे, कुछ डेविएट हो रहे थे स्मॉल एंगल से, वेरी फ्यू वे आर डेविएटिंग बाय स्मॉल एंगल्स। ये लास्ट ईयर का पढ़ाई था, बराबर है। तो रुदरफर्ड नाम के साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया था कि पूरा मास जो है वो एटम के बीच में होता है, मतलब न्यूक्लियस में होता है। इसके लिए उसका एटॉमिक मास नंबर बन गया। क्या बन गया? उसका एटॉमिक मास नंबर बन गया और एटॉमिक नंबर बन गया। Now what do you mean by atomic mass number and what do you mean by atomic number? What is the meaning of atomic mass number? Atomic mass number is denoted by capital A. Atomic number is denoted by capital Z. कोई भी एलिमेंट लिखते समय हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं 2311, ये एटॉमिक मास नंबर है और ये एटॉमिक नंबर है। दिस इज एटॉमिक मास नंबर एंड दिस इज योर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नंबर मतलब एक्चुअली क्या है? एटॉमिक मास नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। एटॉमिक मास नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। मास आया है, मतलब कहाँ होता है मास? एटम का मास कहाँ होता है? एटम का मास न्यूक्लियस में होता है। पूरा मास कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो एटॉमिक मास नंबर मतलब इस न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो ये जो 23 है वो सोडियम का एटॉमिक मास नंबर है। एम आई राइट? एटॉमिक नंबर क्या, देखो पूरा लेसन जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड है। अगर ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझोगे, ये समझना बहुत जरूरी है। सो डोंट निग्लेक्ट दिस पार्ट। ये 9th में हुआ है, इसके लिए मैं वापस उसको रिवाइज कर रही हूँ कि पूरा लेसन उसके ऊपर डिपेंड है। एटॉमिक नंबर मतलब क्या? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और एटॉमिक नंबर मतलब एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी ऐसे क्यों? क्योंकि हमेशा जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एलिमेंट में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी तुम लोगों को मैं जस्टिफाई करके बताती हूँ। यहाँ पे प्रोटॉन्स है 11 ही और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 ही होंगे। ये जो दिया है वो प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। अभी हम लोगों को अगर निकालना है कि हमारे पास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स 23 है, प्रोटॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स 11 है, बराबर है। हमेशा हर एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। ओके, तो इससे हम लोग न्यूट्रॉन्स कितने निकाल सकते हैं? सो प्रोटॉन कितना है? 11 प्लस न्यूट्रॉन, ये सम्स तुम लोगों ने लास्ट ईयर किए थे 23। सो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23 माइनस 11, सो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12। तो प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11 एंड न्यूट्रॉन इज 12। उसी तरह अगर मैं और एक एग्जांपल ले लूं, लेट मी टेक द अनदर एग्जांपल। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास नंबर है 24 और एटॉमिक नंबर है 12। एटॉमिक नंबर 12 है मतलब क्या 12 है? प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स 12। एक्चुअली नंबर एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट वहां पे तुम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकते हो क्योंकि वो 12 है। एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इज इट क्लियर? अभी यहाँ पे 12 दिया है
तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 24. एम आई राइट? अगर मैंने यहाँ पे प्रोटॉन्स 12 ले लिए जो मेरे पास ऑलरेडी दिए हुए हैं, न्यूट्रॉन मुझे निकालने हैं 24. सो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 24 माइनस 12, दैट इज 12. इतना समझ में आया सबको? सबको समझ में आया व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. कंफ्यूज नहीं होना है, मास हमेशा न्यूक्लियस में होता है, इसको पहले ध्यान में रख लो. एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है. मास मतलब न्यूक्लियस, मास इज न्यूक्लियस. समझ में आ रहा है? मास हमेशा न्यूक्लियस में ही होता है. सो इसको हम लोगों को भूलना नहीं है या कंफ्यूज भी नहीं होना है. एटॉमिक नंबर मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. या हम लोग क्यों लिखते हैं? क्योंकि प्रोटॉन जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है. तुम लोगों को पता होगा कि न्यूट्रॉन्स वाज आइडेंटिफाइड बाय चैडविक. एम आई राइट? थॉमसन ने, जे थॉमसन ने एक वाटरमेलन का, जो 8th स्टैंडर्ड में भी तुम लोगों ने पढ़ा, 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, वाटरमेलन मॉडल बनाया था जे थॉमसन ने. उसने इलेक्ट्रॉन्स को क्लासिफाई किया था. प्रोटॉन्स हम लोगों को बाद में रुदरफर्ड ने न्यूक्लियस प्रोटॉन्स का हम लोगों को ये सब साइंटिस्ट ने मिलकर अपने को ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स जो है वो समझा के दिए थे. नाउ इज दिस मच क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया ये बात? फाइनली okay. Now we will start with the main topic of the lesson, that is periodic classification of elements. Now I'll rub this. नाउ सबसे पहले तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 16 पे ये लेसन नंबर 2 है. यू ओपन योर टेक्स्ट बुक, यू विल सी दैट दोज 5 पॉइंट्स आर रिटन विच वी हैव रिटन इन द फर्स्ट टाइम. पहले टाइम में जो हम लोगों ने 5 पॉइंट्स लिखे थे और समरी जान ली थी. अभी धीरे धीरे हम लोग एक एक पॉइंट्स क्लियर कर लेंगे. सबसे पहले लेट अस आइडेंटिफाई द आंसर्स ऑफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. तुम्हारे लेसन के पहले 3 क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो तुम्हारे मेमोरी को रिकॉल करने के लिए होते हैं. तुम्हारा लास्ट ईयर जो पढ़ा है ना उसको रिकॉल करने के लिए होते. पहला क्वेश्चन है व्हाट आर टाइप्स ऑफ मैटर. नाउ टाइप्स ऑफ मैटर. नाउ व्हाट आर दिस टाइप्स ऑफ मैटर? व्हाट आर टाइप्स ऑफ मैटर? ये टाइप्स ऑफ मैटर क्या है? ना तुम लोग बोल सकते हो मुझे कि टाइप्स ऑफ मैटर क्या है? टाइप्स ऑफ मैटर 2 टाइप के होते हैं. पहला प्योर सब्सटेंसेस, जिसको हम लोग एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कह सकते हैं. और दूसरा होता है मिक्सचर, जो तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में लेसन नंबर 4 में पढ़ा था. याद है सबको? जो तुम लोगों ने लेसन नंबर 4 में पढ़ा था, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर. ओके. नाउ ये एलिमेंट्स एक्चुअली क्या होते हैं? एलिमेंट्स सिमिलर टाइप ऑफ एटम से बनते हैं. व्हाट आर एलिमेंट्स? सिमिलर टाइप ऑफ एटम से बनने वाले जो है उसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं. और कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 or more different types of elements. What are compounds? Compounds are made up of 2 or more different types of elements. ये similar types of atoms, यहाँ पे 2 or more different types of atoms. जैसे कि अभी एलिमेंट्स क्या है? ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, ओके, नाइट्रोजन इज एन एलिमेंट, जो 2 सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम से बने हैं. कंपाउंड क्या है? H2O. वाटर इज अ कंपाउंड. NaCl, इट इज अ कंपाउंड. ये 2 अलग अलग एटम से बने हैं.
समझ में आ रहा है सबको, या दो अलग अलग एलिमेंट से बने। दीज आर कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ मैटर। इसके आगे हम लोगों को सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज हम लोग लेसन नंबर 8 में वापस पढ़ने वाले हैं। लेसन नंबर 8 में पढ़ने वाले हैं। उसी तरह हम लोग ने 8th स्टैंडर्ड में भी मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, उसके प्रॉपर्टीज देखे थे। मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स हैव लस्टर, लस्टर मतलब वो चमकता है। मेटल्स आर सोनारस, सोनारस मतलब उसका टन टन करके आवाज आता है। मेटल्स आर ऑलवेज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये तो हम लोग ने देख लिया था। देन नॉन मेटल्स क्या है, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि मेटल्स आर मैलेबल, मैलेबल मतलब जिसके हम लोग शीट्स बना सकते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल मतलब जिसके हम लोग वायर्स बना सकते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन मैलेबल, जिसके हम लोग शीट्स नहीं बना सकते। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, जिसके हम लोग वायर्स नहीं बना सकते हैं, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते। बाद में देखा गया कि धीरे धीरे इनमें भी एक्सेप्शंस थे। अभी मेटल्स में भी एक्सेप्शन है, इजंट इट, वो हार्ड है एक्सेप्ट सोडियम, मर्क्यूरी, इजंट इट, मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में है, सोडियम नहीं, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज इन अ लिक्विड स्टेट, बाकी सब सॉलिड स्टेट में। सोडियम कट कर सकते हैं हम लोग नाइफ से, वो सॉफ्ट है। उसके बाद में नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट है। नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हुए भी डायमंड हार्ड है, तो डायमंड नॉन मेटल्स का है, एक्सेप्शन है। उसके बाद में आए कुछ एलिमेंट्स जिसमें दोनों के प्रॉपर्टीज मौजूद थे और उसके लिए उसको नाम दिया गया मेटलॉइड्स। कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की, ये दोनों की कंबाइन करके प्रॉपर्टीज जो थी वो मेटलॉइड्स थे। समझ में आ रहा है सबको? सो ये जो तीन हैं दे आर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ये तुम्हारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉल्ड। अभी हम लोग इसके पहले ही पढ़ चुके हैं, दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, हर एक चीज जो अपने यूनिवर्स में बनी है वो मैटर से बनी है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है? कैन एनीवन गेस क्या हो सकता है? दैट इज एन एटम, जो हम लोग पढ़ चुके अभी ही। सबसे छोटा पार्टिकल, कोई भी मैटर का कोई भी चीज जो बनती है, ये बॉटल बनी है प्लास्टिक से, इसका सबसे स्मॉल पार्टिकल क्या है? एटम। प्लास्टिक का छोटा पार्टिकल एटम का। समझ में आ रहा है? ये जो बोर्ड बना है बैकेलाइट का है या कोई शीट का है, तो उसका भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम। हवा में भी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इज एटम। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज एटम। मैटर तुम लोगों को इसके पहले पता है, इट इज मेड अप ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ये लेसन नंबर 1 में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ 1 or more atoms and molecules, these compounds are made up of 2 or more different types of atoms or elements. तो ये जो 4 क्वेश्चन थे, ये जस्ट टू रिकॉल योर मेमोरी ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मेमोरी में रिकॉल करना या इन चीज़ों को फिट करना बहुत ज़रूरी होता है। दीज आर ऑल बेसिक थिंग्स। अगर हम लोगों को कोई भी जाकर पूछता है कि टाइप्स ऑफ मैटर क्या है, तो टाइप्स ऑफ मैटर एलिमेंट्स और कंपाउंड, दैट इज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंसेस में क्या आता है? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है? दोनों भी प्योर है, तो उसमें डिफरेंस क्या है? तो एलिमेंट सिर्फ एक ही टाइप से बनता है, एक ही टाइप ऑफ एटम से बनता है, और कंपाउंड्स 2 या 2 से ज़्यादा टाइप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल से बनता है।
उसके बाद में हम लोग ने देखा एलिमेंट्स के टाइप्स क्या है। एलिमेंट्स के 3 टाइप्स है, मेटल्स है, नॉन मेटल्स है और मेटलॉइड्स है, जिसके हम लोगों ने प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत रिकॉल की, जो अपने को 8th लेसन में, मेटलर्जी लेसन में हेल्पफुल है, जिसको हम लोग वहाँ पे पूरे ब्रीफ में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था विच इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, दैट इज एटम। और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने फर्स्ट ही क्वेश्चन में उसको डिस्टिंग्विश कर दिया है। नाउ let us start our lesson, that is classification of elements। जैसे कि हम लोगों ने समरी में देखा था, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसकी जरूरत क्या है। Classification of elements, this is our first topic of this lesson। देखो इस लेसन तक आने के लिए मुझे आप लोगों को बहुत सारी बेसिक चीज़ें बतानी पड़ी, बट ये बेसिक चीज़ें एक बार ग्रास्प हो गई ना तो आप लोगों को ये लेसन वेरी इजीली ध्यान में रह सकता है, एकदम सिंपल फॉर्म में। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नाउ हम लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में देखा था कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर ऑफ वन टाइप। अभी हम लोगों ने देखा कि एलिमेंट का जो एटम रहता है वो हमेशा एक ही टाइप में। आज तक अपने पास 118 नोन एलिमेंट्स है। कितने? 180। अपने को आज तक टिल टुडे, now which century is this? Which century is this? This is the 21st century। तो आज तक हम लोगों को 118 एलिमेंट्स पता है। ये साइंटिफिक वर्ल्ड में we are known with this 118 एलिमेंट्स, बराबर है। अभी 1800 ईयर में, that was our 19th century, 1800 ईयर में only 30 एलिमेंट्स were known। कितने एलिमेंट्स पता थे? Only 30 elements were known। Am I right? So 30 elements को क्लासिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी। तब तक क्लासिफिकेशन की तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि 30 एलिमेंट्स, अभी अपना 30 तक का टेबल ऐसे ही अपने को बाय हार्ट होता है, बराबर है कि नहीं? ऐसे ही अपने को ध्यान में रहता है। 30 एलिमेंट्स को ध्यान रखना वॉज नॉट अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर एनीवन एट दैट टाइम। बट धीरे 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 रोज के रोज नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे, धीरे धीरे एलिमेंट्स नए नए एडअप होने लगे, नेचर में से डिस्कवरी होने लगी एलिमेंट्स की। तो धीरे धीरे एलिमेंट्स बढ़ने लगे। मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिमेंट्स वेर गैदर्ड। फिर ये एलिमेंट्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज को ध्यान में आने लगा। तो इसकी स्टडी करने के लिए, ये लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने सोचा कि आफ्टर मेनी एलिमेंट्स वेर डिस्कवर्ड, बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर होने के बाद में साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा? नहीं, इसको एक पैटर्न की जरूरत है, एक पर्टिकुलर पैटर्न की जरूरत है। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि लाइब्रेरी में जाने के बाद में लाइब्रेरियन को अगर हम लोग कोई एक टाइप का बुक मांगते हैं तो पूरे के पूरे बुक्स निकाल के देगा क्या कि ढूंढो इसमें से? नहीं देगा। वो एक पर्टिकुलर एक उसके शेल्फ की तरफ जाएगा जहाँ पे उसके हिस्टोरिक बुक्स रखे, जो मुझे हिस्टोरिक बुक चाहिए, ये साल का हिस्टोरिक बुक या ये ऑथर का हिस्टोरिक बुक, या वो किसी ऑथर शर्लॉक होम्स का एक शेल्फ, समझ में आ रहा है, स्टीव जॉब्स का एक शेल्फ, ऐसे अलग अलग शेल्फ उसने बना के रखे हैं। तो उसका एक पैटर्न है, उसको वो पैटर्न पता है, तो वो जाएगा और पर्टिकुलरली वो बुक लाएगा। उसी तरह साइंटिस्ट ने सोचा कि आफ्टर दिस 1800 बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे जैसे नेचर से डिस्कवर हो रहे, उसके हर एक की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो अपने को एक पैटर्न की ज़रूरत है। क्या सोचा उसने? अपने को एक पैटर्न की ज़रूरत है। इस पैटर्न को हम लोगों को बनाने के लिए इट नीडेड क्लासिफिकेशन।
ऑफ एलिमेंट्स। इस पैटर्न को बनाने के लिए साइंटिस्ट ने सोचा कि हम लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो एलिमेंट्स को क्लासिफाई ही करना है ना, लेट अस क्लासिफाई द एलिमेंट्स इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। क्या सोचा उसने कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है ना अपने को, तो करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स। जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू। उन्होंने क्या सोचा कि अगर अपने को एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है तो उन्होंने उस एलिमेंट्स की पहले पूरी प्रॉपर्टीज स्टडी की। क्या स्टडी की? पूरी प्रॉपर्टी स्टडी की। प्रॉपर्टी स्टडी करने के बाद में उनके ध्यान में आया कि एलिमेंट्स 3 हिस्सों में बट सकता है। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। पहले उन्होंने ये 3 चीजों में क्लासिफिकेशन किया। सबसे पहले उन्होंने क्लासिफिकेशन ये दोनों का किया था, मेटल्स और नॉन मेटल्स। फिर धीरे धीरे उनके ध्यान में आया कि जो नए एलिमेंट्स मिल रहे हैं उनमें दोनों के क्वालिटीज है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों के प्रॉपर्टीज है, मेटल्स के भी प्रॉपर्टीज है और नॉन मेटल्स के भी प्रॉपर्टीज है। ये ध्यान में आने के बाद में उन्होंने तीसरा क्लासिफिकेशन किया मेटलॉइड्स का। उन्होंने तीसरा क्लासिफिकेशन क्या किया? मेटलॉइड्स का। As the knowledge about these elements and the properties went on increasing, धीरे 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 इसका नॉलेज, इसकी प्रॉपर्टीज went on increasing, अलग अलग साइंटिस्ट ने मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन शुरू किया। अलग अलग साइंटिस्ट ने सोचा कि अभी ये मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये 3 ही चीज़ों में इसको हम लोग क्लासिफाई कर चुके हैं, बट इसको एक सही पैटर्न में कैसे लगाते हैं। क्लासिफाई करने के लिए चलो इतने सपोज 50 या 40 एलिमेंट्स है, तो मैंने इसमें 10, इसमें 15, इसमें 15 ऐसे डाल दिए। इसमें 10 है, इसमें 15 है, इसमें 15 है, या इसमें 10 है, या इसमें 20 है, इसमें 10 है, ऐसे मैंने डाल दिए। बट फिर उनके प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो रही थी, फिर उसको एक पैटर्न में बिठाना था। इसके लिए एक एक साइंटिस्ट शुरू हो गए। तो सबसे पहले अपने पास पहला साइंटिस्ट आया एंड द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट वाज डॉब्रेनियर्स। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज डॉब्रेनियर। डॉब्रेनियर। The name of the scientist is डॉब्रेनियर। सॉरी, और उसके लॉ का नाम है डॉब्रेनियर ट्रायड्स। Now let me tell you what is the meaning of triad. This person was from German, and in 1817 this was a person from German. He is a German scientist, okay, डॉब्रेनियर। उसने एक प्रॉपर्टी रिलेट की एलिमेंट्स की, उसने एक पैटर्न बनाया एलिमेंट्स का। सबसे पहले क्या किया, उसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। 3 मतलब ट्रायड्स, 3 मतलब ट्रायड्स। इसके लिए उसके लॉ का नाम है डॉब्रेनियर ट्रायड्स। उसने क्या किया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। अभी ये 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? जिनके प्रॉपर्टीज सिमिलर है। सो ही मेड द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ही मेड द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर chemical properties. Group of elements having similar chemical properties which he called as triad.
वो 3 एलिमेंट्स को उसने कहा है ट्रायड। अभी उसने क्या किया, इन 3 एलिमेंट्स को उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया। अभी सबसे पहले एग्जांपल मैं लेती हूं 3 एलिमेंट्स का, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये तीनों भी मेटल्स है और इसका एटॉमिक नंबर छोटा, फिर उसके बाद में इसका और फिर उसके बाद में इसका एटॉमिक नंबर है। ओके, तो उसने क्या किया, ये तीनों को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से अरेंज किया। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर, नॉट एटॉमिक नंबर, तीनों को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से अरेंज किया। और लिथियम का एटॉमिक मास नंबर था 6.9, सोडियम का एटॉमिक मास नंबर था 23 और पोटेशियम का एटॉमिक मास नंबर था 39.1। उसने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, लेट अस सी उसने इसमें क्या ऑब्जर्व किया। आई रब द पॉइंट हियर। इसमें उसने क्या ऑब्जर्व किया, अभी तुम लोगों को सबको मालूम है ना, मीन मतलब एवरेज। व्हाट डू यू मीन बाय मीन? एवरेज। एवरेज मतलब क्या? व्हाट ही आइडेंटिफाइड, द मीन of first and the last element was equivalent to the atomic mass of the middle element। कहना समझ रहे हो? लिथियम 6.9, पोटेशियम 39.1, मीन दो चीजों का है, इसके लिए डिवाइड बाय 2 will give you 46/2, that is 23। और ये 23 किसका है एटॉमिक मास? सोडियम का। डिड यू आइडेंटिफाई इट? इज दिस मच क्लियर ऑल ऑफ यू? क्या कहा है देखो उसने, लॉ लिखते समय इट शुड बी एज इट इज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। लॉ का वर्डिंग्स इधर से उधर नहीं होना चाहिए, देन यू वोंट गेट मार्क्स। लॉ जैसे के तैसा ही लिखना है। डॉब्रेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफाइन या एक्सप्लेन डॉब्रेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड विथ एन एग्जाम्पल। तो तुम लोगों को ये लॉ लिखना है और लॉ कहाँ से लिखना है, मार्क करके रखो, पेज नंबर 16। He arranged the 3 elements in a triad in an increasing order of atomic mass and showed that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the atomic masses of other 2 elements। approximate ये वर्ड बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी पॉइंट में आंसर आता है विच इज़ नियर अबाउट द एटॉमिक मास। तो ये अप्रॉक्सीमेट ये वर्ड बहुत ही ज़रूरी है। सो मार्क दिस डेफिनेशन और इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिख लो, एक्सप्लेन डॉब्रेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स विथ एन एग्जाम्पल। एक्सप्लेन डॉब्रेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड विथ एन एग्जाम्पल। इट मे कम फॉर 2 मार्क्स। कभी कभी ऑड वन आउट में तुम लोगों को ट्रायड्स देते हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज द ऑड वन आउट। ट्रायड देते हैं ऑड वन आउट में, तुम लोगों को वहां से पहचानना है कि कौन सा ट्रायड नहीं है। इतना सबको समझ में आया व्हाट इज डॉब्रेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स? और एक बार बताती हूँ, सबसे पहले डॉब्रेनियर नाम के जर्मन साइंटिस्ट ने 1817 में एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बनाया जिसके प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है और उस ग्रुप को नाम दिया ट्रायड। ये ट्रायड जो थे दे वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर। ये 2 प्रॉपर्टीज ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थे और बाद में इसके एटॉमिक मास नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले ये फिर ये फिर ये। समझ में आया? फिर इसका लॉ क्या था? The atomic mass of the middle element, the atomic mass of the middle element is approximately the mean of the first and the last element।
समझ में आया सबको? सो दिस वॉज डॉब्रेनियस ट्रायड्स. बट डॉब्रेनियर ने क्या किया? डॉब्रेनियर्स सभी एलिमेंट्स को ये लॉ एप्लीकेबल नहीं कर पाया. उसका ये जो लॉ था वो सभी एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था, इसके लिए वो फेल हो गया. एंड दैट वॉज हिज डीमेरिट कि तब तक जितने एलिमेंट्स मालूम थे, तब तक जितने एलिमेंट्स आइडेंटिफाई हुए थे, वो सभी एलिमेंट्स के लिए डॉब्रेनियर का लॉ जस्टिफाई नहीं कर पाया, डॉब्रेनियर का लॉ प्रूव नहीं हो पाया. इसके लिए वो लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं था. एंड दैट्स व्हाई डॉब्रेनियस फेल्ड. एंड दैट वॉज द रीजन डॉब्रेनियर फेल हो गया एंड his law was not applied. Is it clear all of you? फिर नीचे तुम लोगों को क्वेश्चंस दिए हैं. Identify Dobrenius triads from the following groups. तो let us see that question here. अगर वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो तुम लोगों को लॉ समझ में आएगा अच्छी तरीके से. देखो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं तुम लोगों को. पहला दिया है मैग्नीशियम 24.3, कैल्शियम 40.1 एंड स्ट्रॉन्शियम 87.6. बराबर है. ये डॉब्रेनियस लॉ ऑफ ट्रायड्स एप्लीकेबल है कि नहीं है देखिए. लेट अस सी. 24.3 पहला और लास्ट प्लस 87.6 डिवाइडेड बाय 2. एम आई राइट? दैट विल बी इक्वल टू 6 + 3 9, पॉइंट के जगह पे पॉइंट, 7 + 4 11, 1 कैरी और 1 10 और 1 11 अपॉन 2. 111.9 अपॉन 2. 2 1s are 2, 2 5s are 10, वापस 11, 2 5s are 10. ओके. फिर 19.9. ओके. फाइन. 55.95. मिडिल एलिमेंट 40.1 है और आंसर 55.95. सो यहाँ पे डॉब्रेनियस लॉ ऑफ ट्रायड्स इज नॉट एप्लीकेबल. समझ में आ रहा है? इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए. आइडेंटिफाइड. देखो वापस एक बार. 3 + 6 9, 7 + 4 11, 1 कैरी और 1, 8 + 2 10 11, 111.9 डिवाइड बाई 2, 2 5s are 10, 1 बच गया, 11 2 5s are 10, पॉइंट आ गया. फिर 1 बच गया, 19, 2 9s are 18, 1 बच गया, पॉइंट के वजह से 0 लिया एंड दैट इज 5. तो 55.95 और 40.1 बहुत दूर है, इसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. सल्फर विच इज 32.1. ओके. उसके बाद में सेरिलियम 79.0, देन इज टेलियम 127.6. Let us see first or last. 32.1 plus 127.6 divided by 2. Now let us add up here. 6 + 1 होता है 7, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 7 + 2 9, 3 + 2 5, 159.7 divided by 2. Now let us see. 2 1s are 2 7s are 14, 1 बच गया, 2 9s are 18, वापस 1 बच गया, 8s are 16, एक बच गया 5. Now 79.85 and 79 approximately. ये वर्ड इसके लिए मैंने तुम लोगों को बोला था अप्रॉक्सीमेटली. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. 79 and 79.85 नियर अबाउट इट मैचेस. तो दिस इज अ डॉब्रेनियस ट्रायड. क्लियर ऑल ऑफ यू? और एक क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन. बेरिलियम 9, मैग्नीशियम 24.3 एंड कैल्शियम 40.1. अगेन हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट लास्ट ये दोनों को ऐड करते हैं. 9 + 40.1 divided by 2 will give you 49.1 divided by 2. 2 1s are 2 2s are 2 4s are 8, पॉइंट एक यहाँ पे आ गया 5 5. अगेन
24.55 and 24.3 is again approximately same. So this is a Dobrenius triad. Is it clear all of you? सबको समझ में आ गया? तो पहला वाला Dobrenius triad क्यों नहीं है? क्योंकि वो दूर दूर तक मैच नहीं करते, अप्रोक्सीमेट के भी हद से बाहर है, इसके लिए वो मैच नहीं करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट Dobrenius triad. ये दोनों मैच करता है. क्या मैच करता है? The atomic mass of the middle element is approximately same to the mean of first and the last element. Is it clear all of you? So it is equal to the mean of atomic masses of other two elements, या first and the last element. That's it of Dobrenius triad. But Dobrenius triad क्यों फेल हो गया? इसके वजह से फेल हो गया क्योंकि उसका लॉ सभी एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था. कहा कहीं कहीं पे ये इतना डिफरेंस आने लगा तो फिर वो लॉ कैसे एप्लीकेबल हुआ? नहीं हुआ. Isn't it? ठीक है. बाय बाय ऑल ऑफ यू. आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे. Dobrenius फेल होने के बाद में नेक्स्ट पर्सन कौन आया वो आगे के पार्ट में देखेंगे. बाय बाय, गुड डे. जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हमारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स का एक डेमो लेक्चर्स है. हमारे अजीत एकेडमी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके आप लोगों को ये सारे वीडियो कोर्सेस हम लोग बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं.